नमस्कार। आप सब लोगों का स्वागत, अभिनंदन रेडियो वितस्ता के इस लाइव शो में जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो वितस्ता के फेसबुक पेज से। आज से रेडियो वितस्ता पर हमने एक नई सीरीज शुरू की, जिस सीरीज के अंतर्गत हम अपने रूट्स के साथ जुड़ेंगे, अपने वजूद के साथ जुड़ेंगे, अपने विरासत के साथ जुड़ेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खास करके हमारी कम्युनिटी में उन लोगों के बारे में काम कर रहे हैं, उन अदीबों के बारे में काम कर रहे हैं जिन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए और पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए लिखा है। जो हमारी नई पीढ़ी है, जब तक हम उनको ये ना बताएं कि क्या हुआ है अतीत में, वो उसको समझ नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है किताबें होना, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आज के समय के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट्रीज है, डॉक्यूमेंट्स है, उनका होना। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन पर काम कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी को हम क्या बताएं कि हमारा आज का समय कैसा है, हमारे से पहले जो समय था वो कैसा था। तो जो आने वाली पीढ़ी है, जो हमारा आज का समय है, वो उनके लिए अतीत होगा, तो वो उस अतीत के बारे में जाने। आज हम अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़ेंगे। आप सबको मैं ये बता दूं कि मैं भी एक कश्मीरी पंडित हूं और आज मैं अपनी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के बारे में बात करूंगा। हमारे उन अदीबों के, उन राइटर्स के बारे में हम बात करेंगे जो आज के हमारे मेहमान हैं, और उनसे बहुत कुछ हम आज जानेंगे। और आज मैं बहुत ही आश्वस्त हूं कि मैं आज इस लाइव शो के माध्यम से जो हमारी नई पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज लेके आया हूं। मेहमान की तरफ आने से पहले आपको मैं हमेशा बता देता हूं कि रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, हम चाहते हैं कि हम आपकी जिंदगी का हम सफर बने। ये लाइव शोज आज के समय के हिसाब से एक माध्यम है आपके साथ जुड़ने का, विजुअली भी और ऑडियो से, क्योंकि रेडियो सिर्फ ऑडियो आपको देता है और जिंदगी में जो भी हमने काम करना है हम रेडियो सुन के वो काम कर सकते हैं। चाहे हम सफर कर रहे हैं, चाहे हम योग कर रहे हैं, चाहे हम सैर कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ रहे हैं। तो ये लाइव शोज हमें आपसे जोड़ता है और आपसे हम कनेक्ट करते हैं। और मेरी कोशिश है इस शो के माध्यम से उन लोगों को सामने ले आने की जो हमें कोई रास्ता दिखा दे, न कि सिर्फ मेरी कम्युनिटी को बल्कि पूरे भारतवर्ष को और पूरे विश्व को। क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, यहीं तक नहीं बल्कि 7 समुद्र पार भी, यूके, यूएस, कनाडा, साउथ अफ्रीका और बहुत सारी जगहों पर हमारी ऑडियंस है। और मैं आने वाले दिनों में ये सीरीज जारी रखूंगा। हम ऐसे कम्युनिटी के लोगों से बात करेंगे जो हमारे साथ इस शो में जुड़ेंगे और वो अपनी जिंदगी के अनुभव के बारे में बताएंगे और उस मुश्किल दौर में उन्होंने कम्युनिटी के लिए क्या किया, जिस वजह से हम निर्वासन के बाद अपने आप को संभाल पाए। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि निर्वासन के 30 साल हो चुके हैं, अभी तक भी हम अपने घरों को नहीं जा पाए। और जिन जगहों पे हम रह रहे हैं अब हमारी कर्म क्षेत्र वही है। जैसे आप सबको ज्ञात है, मैं अम्बाला कैंट में पिछले 30 साल से हूं और मेरे लिए यहाँ का कल्चर, यहाँ का अदब उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेरा वो अदब है जहां मेरा जन्म हुआ है। पर मेरा फर्ज बनता है कि जो मेरी पहचान, जो मेरा कल्चर है, जो मेरी भाषा है, उसको मैं अपने साथ लेके चलूं और जहां पर मैं कार्यरत हूं वहां की भाषा, वहां के कल्चर को भी मैं उतना ही बढ़ावा दूं और उसको भी मैं इस शो के माध्यम से पूरे विश्व तक लेके जाना चाहता हूं। आज मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि जो हमारी नई पीढ़ी है उन्होंने सारी फेहरिस्त रखा है अपनी पहचान, अपनी मदर टंग, अपनी मादरी जुबान, या कशर पे माज ज़ेव वन क्या सही पहचान सानी माज जेव सी। अगर बह कशर छुस तो मे
कौशर बोलन छु सठा जरूरी मे कौशर सकाफत युस छु तमिच पता आसन छु सठा जरूरी सन शुर यम जन निर्वासन पत जाय तिमन ति ऐसे ये बार बार ये जानकारी दिन, ये जानकारी हमने उन तक पहुंचानी है और पूरे विश्व तक पहुंचानी है। इस सीरीज में हम कुछ खास लोगों के बारे में भी बात करते हैं और ऐसे ही मैं आज एक कोशिश कर रहा हूं, हमारे कश्मीर में एक लेखक, एक अदीब रहे हैं जो अब हमारे बीच नहीं है। उनका नाम है अमर शहीद सर्वानंद कोल प्रेमी जी। मैं उनकी एक कविता आज लेके आया हूं और इस प्रोग्राम के शुरुआत में वो कविता मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और ये कविता ऐसे है। दिलन मंज शजर तय पजर आसे है, अछन मंज त लोलच नजर आसे है। दिलन मंज शजर तय पजर आसे है, अछन मंज त लोलच नजर आसे है। गमच आसे है क्याज रूम अवलन, गमच आसे है क्याज रूम अवलन, ये युद्धवाइन रायन हजर आसे है। वुछान युस सासन मरान रात दो, वुछान युस सासन मरान रात दो, अमा तस अमुक जह त असर आसे है। हुसन मारा ग्राय बेवायुपूर, हुसन मारा ग्राय बेवायुपूर, पतई याव नसनई बुजर आसे है। गछे है बुलबुलन क्याज अद ऐल नाश, गछे है बुलबुलन क्याज अद ऐल नाश, कुनी कथ यमन योद कुनियर आसे है। यह सान खतर त सठा लागू गसान यम ज लाइन। गछे है बुलबुलन क्याज अद ऐल नाश, कुनी कथ यमन योद कुनियर आसे है। कदर जानहन चानि सब्रुक वपर, कदर जानहन चानि सब्रुक वपर, यमन चून ह्यू युद्ध जिगर आसे है। प्रेमी जी आखरस मज वन, छु प्रेमी जुवान क्या तूफानन अंदर, छु प्रेमी जुवान क्या तूफानन अंदर, अमिस युद्ध न दिल है सदर आसे है। अमिस युद्ध नहीं दिल है सदर आसे है। सदर मतलब समंदर आसे है। यह लेखमित यह लेखन अमर शहीद सर्वानंद कोल प्रेमी जी। सन जिम्मेदारी कि यम जन तिमो लिखमुत सह पर्न, सह नई पुई तान वातन, अस पर्न, अस समझन, तथ मज वत हाविक, तथ मज कह ये मज पन जिंदगी ब्रोह पकन। अत कविता सुस बह पन कत वनकन साझा करान। सन मामा जी यम जन आज स्वर्गवास गए जम्मू पूंछक्स मज, तिहुंद सठा रोल सान जिंदगी मज। म्यान खतिर तिम सेंटा बाबा। ये लकट ये तिम सोन घर बुमई, अस उम्मीद आसान कि सान खतर आसन तिमो वरिया गिफ्ट अनमित, युस जन अस प्यार दुलार तिमो दुत लॉकचारस मज, सो हेको न जहन मशरवित। मगर वनकनस दूर, वनकनस हालात तिथ एकदम हेक तोत वतित कि मे सूच कि वनकनस यम प्रोग्राम वसा तत कर बह तह जार पार, तुम मंगू भगवानस तमिस सतन स्वर्गन जाय। तो यह प्रोग्राम ब्रोह पकन खतर पे हाजिर, क्या मे गए आज हफ्त 10 दो वन तुम कि अनो यह प्रोग्राम आज 5 बजे। आइए आज हम आगे चलते हैं और प्रोग्राम की ओर चलते हैं और आज के मेहमान के बारे में बात करते हैं और मेहमान का स्वागत करते हैं। और आज हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू से प्रोफेसर वीरेंद्र रावल जी। मारा नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन यथ रेडियो वितस्ता किस लाइव शोस में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वीरेंद्र रावल जी के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी देंगे, बाकी जानकारी हम वीरेंद्र जी से ही लेंगे। और वीरेंद्र जी के बारे में पूरी जम्मू कश्मीर और पूरा देश जानता है, पर मेरा फर्ज है कि मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में दे दूं। प्रोफेसर वीरेंद्र रावल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स,
GGM साइंस कॉलेज जम्मू से 2017 में सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद भी इन्होंने जो जिम्मेदारी ली वो जिम्मेदारी इन्होंने बखूबी निभाई, आज भी निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन वेथ रजिस्टर्ड के नाम से रजिस्टर कराई और उसके अंतर्गत जो इन्होंने कार्य लिया उस कार्य के बारे में आज हम इस शो में बात करेंगे, जो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं और है भी, क्योंकि जब मैंने इनके बारे में पढ़ा और मुझे गर्व है कि आज रावल जी के साथ मैं बात कर रहा हूं और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और मैं उनसे बात करूंगा। इन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए एक ऐसा कार्य किया जो SOS चिल्ड्रन विलेज ऑफ इंडिया है, जो फरीदाबाद में है। वहां पे इन्होंने निर्वासन के बाद बहुत सारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी और उनको अपनी जिंदगी में रोजी रोटी कमाने का जरिया बनाने का एक अवसर दिया और इन्होंने 10 साल से ज्यादा उन बच्चों को तालीम दी, उनको सपोर्ट किया और जिससे उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने आप को सेटल किया, देश में और विदेश में। मैं आज आपको इतनी ही जानकारी रावल जी के बारे में दूंगा और बाकी जानकारी हम रावल जी से ही सुनेंगे। रावल जी, एक बार फिर आपका अभिनंदन, स्वागत, माई बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सबसे पहले जो आपने अमर शहीद पंडित सर्वानंद प्रेमी जी की जो कविता पढ़ी, उससे हम बहुत ही प्रसन्न हुए और बहुत खुश हुए कि अमर शहीद सर्वानंद प्रेमी जी को अभी भी लोग, जनता जो है, याद कर रही है। मेरी तरफ से और मेरे व्यक्त परिवार की तरफ से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि। उसके बाद आपके मामा जी, जिनको आप सेंट बाबा कहते हैं, उनको भी हम व्यक्त की तरफ से उनको श्रद्धांजलि देते हैं, भावभीनी। और उसके फौरन बाद मैं भारत जी को और भारत जी के जो टीम के जो व्यतस्था रेडियो के सदस्य हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे आज श्रोताओं के साथ मिलने का मौका दिया, उनसे बात करने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद रावल जी। और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हम उन लोगों की बात भी करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं हमीद दर, वो कह रहे हैं कि कशिर पट कर सकत जरूर करा वो इस कशिर पट का जी 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 क्या ये प्रोग्राम छो सरसी दुनिया मज नशर गसान तमकिन ऐसे कह ऑडियंस तम तम कशिर हेकन समझित ये जरूरी समझो तथन करा वो जरूर कशिर पट कत क्या हिंदी पट कत अमकिन तक ताकि सोरी दुनिया जान सैनिस बारस मज सानि बारे में, सानि खुशी बारस में, सैनिस गमस बारस में। रावल जी, मैं जी 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 रावल जी बोलिए प्लीज। रावल जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहता हूं आपके बचपन से। हम जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनका एक बार फिर तहे दिल से स्वागत और मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि वो जुड़े रहें। और आज हम बहुत सारी महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं रावल जी से। रावल जी, मैं आपके बारे में सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि बचपन कहाँ पे गुजरा, जन्म कहाँ हुआ और उसके बारे में क्या बचपन की सोच थी और किस तरीके से वो परिपक्व हो गई और आप जिंदगी में आगे चले। जी बाल जी, श्रोताओं को मैं कहूं कि मैं कश्मीर में एक बहुत अच्छा शहर है श्रीनगर शहर, और श्रीनगर शहर के बीचों बीच एक बहुत अच्छी सुंदर कॉलोनी है, सुंदर एरिया है, जिसका नाम है रघुनाथ मंदिर। मैं 1957 में वही पैदा हुआ हूँ। मेरा पुश्तैनी घर रघुनाथ मंदिर में है, जालिम के बिल्कुल एकदम सटा हुआ है रघुनाथ मंदिर। 1957 यानी 1957 में, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत लंबी चौड़ी थी, बहुत बड़े लोग थे, वहां पर ज्यादा नंबर बन गए थे तो जगह कम पड़ गई शायद, तो उस वजह से हमारे जो अंकल्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने वहां से शिफ्ट करना ही मुनासिब समझा। और 1958 में हम बाल गार्डन चले गए, कर मिला, तब से लेकर निर्वासन तक हम वहीं पर रहे
और मेरी जो स्कूलिंग है, स्कूलिंग मेरी प्रिलिमिनरी स्कूलिंग जो है वो बहुत अलग अलग स्टेट अलग अलग जगहों पे हुई, बहुत अलग अलग जगहों पे, क्योंकि मेरे पिताजी जो गवर्नमेंट उनकी ट्रांसफरेबल जॉब थी, उसके रिजल्ट की मुझे भी उनके साथ ही साथ साथ चलना पड़ता था। तो प्रिलिमिनरी स्कूलिंग जो मेरी हुई है वो अखनूर से हुई है। जी। उसके बाद फिर जम्मू, जम्मू के बाद फिर रामबन, रामबन के बाद फिर जम्मू, और उसके बाद फिर श्रीनगर। और श्रीनगर में मेरी पढ़ाई जो है कुछ चंद महीने या चंद कुछ टाइम के लिए नेशनल हाई स्कूल में गुजरा हुआ। और फिर मेरे पिताजी का जो तबादला हुआ वो अनंतनाग हुआ, और जाहिर है मुझे भी फिर अनंतनाग जाना पड़ा कॉलेज तक। कॉलेज लेवल तक मैं अनंतनाग से ही रहा, पढ़ाई मेरी अनंतनाग में हुई। जी बात जी। रावल जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बचपन में हमारी सोच इतनी नहीं होती कि जिंदगी में हमने आगे क्या करना है, पर कहीं ना कहीं जो युजन असानी जिंदगी मन सो रेह च आसान सो जिस आसान छ सो छ कुन कुनत पकनामा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो आपका बचपन था वो कितना एक्सट्रोवर्ट था या कितना इंट्रोवर्ट था, और किस तरीके के आपके दोस्त थे, और किस तरीके से आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचते थे जब हम कश्मीर में थे। जी, मेरा जो नेचर रहा है वो स्कूल से लेकर कॉलेज तक, उसका जो ग्राफ है वो बहुत स्लोली चलता गया। वो एकदम से आई वॉज टोटली इंट्रोवर्ट, मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट रहा हूँ। स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में तो बिल्कुल नहीं ज्यादा, बल्कि मैं किसी से बात भी नहीं कर सकता था। आई वुड गेट ब्लश्ड, मैं ब्लश हो जाता था। अच्छा। उसके बाद जी जी जी, धीरे 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 जितना जितना क्लास बढ़ता गया, तो वो जो मेरी वीकनेस है वो धीरे धीरे कम होती गई, जब तक मैं कॉलेज पहुंचा। कॉलेज में आप जानते हैं, कॉलेज में एक एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है, बहुत फ्री एनवायरनमेंट होता है, लोग बड़े एंजॉय करते हुए पढ़ाई करते हैं। और खास तौर पर हमारे कॉलेज में, अनंतनाग डिग्री कॉलेज में, तो हमारे जो स्टूडेंट्स रहे हैं वो बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, बहुत ही अच्छे रहे हैं। और हमारा जो कॉन्टैक्ट उनके साथ रहा बहुत ही बढ़िया रहा। उसमें करीब करीब 80-70% मेरा जो इंट्रोवर्टनेस है वो खत्म हो गया कॉलेज में, क्योंकि थोड़ा सा कल्चरल एक्टिविटीज में भी जाते रहे और थोड़ा सा इधर उधर भी करते रहे, तो इसलिए वो इंट्रोवर्ट जो वो खत्म हो गया नेचर। जी जैसे आपने कहा कि आप अलग अलग जगहों पे गए, और क्या ऐसा, जैसे हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं, क्या अलग अलग जगहों पे जाने से हमारी जिंदगी में कुछ बदलाव आते हैं? क्या आपकी जिंदगी में ऐसे कुछ बदलाव आए? बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। हर एक जगह पे आप बहुत ही बहुत ही पिछड़े हुए लड़के से लेकर के बहुत ही ऊंचे इसमें खानदान के लड़के तक से मिलने का मौका मिलता है आपको। विद जी। रिजल्ट आपकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, अच्छा। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, और आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ मिलता है। आप कितने भी डाउन ट्रॉडन लड़के स्टूडेंट से के साथ मिले तो वहां से वहां का रहन सहन पता चलता है, कितने भी हाई लेवल लड़के के साथ मिले तो वहां का रहन सहन का पता चलता है। तो नेचुरली वो ग्रेडियंट जो है, वो ग्राफ जो है वो चेंज होता जाता है। बहुत जरूरी है, आपस में मेल जोल बहुत जरूरी है भारत से, बहुत जरूरी यानी कि हाँ, यानी कि हमारे लिए ये भी बहुत ही जरूरी है कि जब हम घर से निकलते हैं तो अलग अलग जगहों पर जाने से हमारी जिंदगी में बहुत सारे असर होते हैं। और अब है। यहाँ से रावल जी, मैं अब निर्वासन के समय की ओर आऊंगा, और ये भी हमने जगह बदल दी, और जो हम पहले अलग अलग जगहों पे गए और हमारी जिंदगी में बदलाव आए, जो निर्वासन हुआ, उस निर्वासन से आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ा और क्या दिशा बनी जब हमारा निर्वासन हुआ कश्मीर से? देखिए भरत जी, जैसे लोहे को हमको उसको डिजाइन देना है, लोहे को, लोहे की रॉड को हमें डिजाइन करना है, तो हम उसको गर्म करके, टोटली गर्म करके उसको मोल्डन कर फिर फॉर्म में ला करके उसको पिघला के फिर मोल्ड कर सकते हैं। यही मेरा एक जरिया था। एक वक्त था जब निर्वासन हुआ तो मैं मुझे बैंड होना पड़ा। बैंड इन द सेंस कि मुझे दुनिया जो असली जिंदगी का रूप जो है वो अब समझ में आने लगा, कि वो आराम की जिंदगी वो जो है वो असली लाइफ में वो नहीं है। लाइफ ये है जहां पर आपका स्ट्रगल हो, जहां जहां का आपकी कश्मकश हो, कुछ पाने के लिए कुछ खोने की हिम्मत हो।
तो वो मुझे निर्वासन के बाद पता चला। और आपको पता है सारी दुनिया, मैं ही क्यों, सारी दुनिया जो है, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं वो इस फेज से गुजरे हुए हैं। जम्मू आकर के हमने बहुत ही पापड़ बेले जिसको हम कहते हैं, कि चाहे वो, क्योंकि 86 में भारत जी, मेरी जो है 85 में आई गॉट जॉब इन जीएम कॉलेज श्रीनगर। 86 में मेरी शादी हो गई, 87 में मेरा बच्ची पैदा हो गई। तो जब 89 में यहाँ आए निर्वासन होकर के, तो उस समय लाइबिलिटीज थी, लाइबिलिटीज बच्चे की भी थी, पेरेंट्स के भी थे, और उस लाइबिलिटीज को पूरा करना, ये तो एक बहुत ही बड़ा जो था, बहुत बड़ा मुश्किल थी सबके लिए, और बहुत सबके लिए, ये मेरे लिए नहीं, सबके लिए। यही वजह है कि हम उसी में बिजी रहे। बल्कि मैं चाहता हूँ, समझता हूँ कि मैं अपने आप कैरियर को बनाने में लगा रहा, उस वक्त कैरियर को बनाने में लगा रहा, इसलिए बहुत कश्मकश की जिंदगी रही वो निर्वासित की। यहाँ पे मैं एक बात ये मेरे मन में आ रही है, वो ये कि जब हम कश्मीरी पंडितों का निर्वासन हुआ और सब कुछ हमारा बदल गया, हमारी भाषा बदल गई, हमारा जो आबो हवा है वो बदल गया, और हमारी जिम्मेदारियां जो घर में हमारे पेरेंट्स लेते थे उनकी जिम्मेदारी हमारे पे आएगी, जो हमारे पे आई, जो जवान थे या जो नौकरी करते थे। क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास यहाँ पे ना तो जमीन थी, ना कुछ काम करने को था, और काम न करने की वजह से और परेशानी की वजह से बीमारियां जो है उन्होंने भी हमारे ऊपर अटैक किया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हमारी जिंदगियों में मुश्किलें तो आई ही, तो क्या वीरेंद्र रावल जी उस जिंदगी में किस तरीके से वो जूझते रहे, और उसके साथ साथ जो कलाकार आपके साथ है, आपके अंदर है, जो हमने बहुत क्लोजली देखा, और मैं आज भी कोशिश करूंगा उस कलाकार को थोड़ा सा देखने की और उससे बात करने की, तो इन सारी चीजों को, जो पैशन था, जो जिम्मेदारी थी, उनका समन्वय आपने कैसे बनाया? देखिए, जहां तक निर्वासन का सवाल है, तो निर्वासन के 4-5 साल करीब हम इसी कश्मकश में लगे रहे, कैसे हमारी रोजी रोटी कायम हो, कैसे हम बच्चे की पढ़ाई करवाएं, कैसे हम पेरेंट्स को पालें, उनकी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ कैसे जूझें। तो सारा उसी के साथ जो हमारा डाइवर्ट हो गया अटेंशन। तो हम, हमारा जो इंटरनल जो आर्टिस्टिक जो कहते हैं वो तो था नहीं, वो था लेकिन वो अंदर ही डोरमेंट था, अभी बंद था। और फिर जहां तक वीरेंद्र रावल का सवाल है, तो मैं आर्टिस्ट था ही नहीं, बिल्कुल ना हूं, मैं अपने आप को आर्टिस्ट नहीं मानता हूं। क्योंकि एक्चुअली एक बच्चे में शायद बचपन से ही कुछ ना कुछ ऐसा इंस्टिंक्ट होता है, जहां पर कहीं ना कहीं दिमाग के कोने पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज रहती है जो किसी न किसी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर वो निकल आना शुरू हो जाता है। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक जैसे मैंने आपको कहा अनंतनाग में, तो हम अनंतनाग से कुछ दूरी पर, आपको पता है पहलगाम, तो पहलगाम हम जाते रहे। वो इसलिए कि हम हमारे दोस्त कहते हैं भाई शूटिंग है वहां पर, फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो हम वहां पे जाते रहे। तो यकीन मानिए, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो फिल्म एक्टर्स एक्ट्रेस के ऑटोग्राफ के पीछे पड़े होते थे। अमिताभ बच्चन जो भी बीच में आते थे उन पर, उनसे ऑटोग्राफ मांग। लेकिन उस वक्त भी, जबकि मैं 9th और मेरे ख्याल में 8th-9th में पढ़ता था, मेरी नजर कैमरा की तरफ हुआ करती थी। अब कैमरा की तरफ, एक बार मुझे याद है, एक फिल्म चल रही थी, शूटिंग चल रही थी किसी पहलगाम होटल में। तो फिल्म का नाम था खून पसीना। जी। जो लोग देख रहे होंगे उनको याद आ गया होगा। शूटिंग चल रही थी, तो अमिताभ बच्चन ने जंप मारा कहीं से, तो वो हाफ जंप था, हाफ जंप किसी और ने मारा। तो मैं उनकी तरफ देख रहा था, तो मेरे दोस्त भागे दौड़े उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए गए। तो मैं कैमरामैन की तरफ देख रहा था, तो मैं भागा कैमरामैन की तरफ। मैं छोटा ही था, निकर पहन के। तो कैमरामैन ने कहा, नहीं 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 बेटा, यहाँ से दूर हटो, दूर हटो। तो वहां पर एक बुजुर्ग से विग लगा के पहन के कोई बंदा, एक आदमी था, तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं बच्चे को इधर बुलाओ। तो एंड पर मुझे पता चला ये कोई और नहीं, कादिर खान जी थे। वो खुद कैमरा हैंडल कर रहे थे वो। तो कादिर खान जी ने मुझे याद है अपने बेंच पर बिठा दिया साथ में। तो कहने लगा, बेटा आप कहाँ पर, तो डिटेल पूछी। मैंने कहा, अंकल मुझे ये पता करना था कि ये आप करते क्या हो। जैसे अमिताभ बच्चन साहब ने ऊपर जंप मारी, तो नीचे तो कोई और था।
तो उसने मुझे ओवरऑल हिंट दे दिया कि ये ऐसा है, कि ये डुप्लीकेट है, फिर ये है, फिर मैंने बोला फिर कैसे होता है, फिर एडिटिंग, उसको बेटा कहते हैं एडिटिंग, फिर जी एडिटिंग होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, ये सब मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं कोने में था, लेकिन हमारे रिसोर्सेज इतने कम थे कि हम इसमें जा नहीं पाते। उसका जी अगर हमारे रिसोर्स अच्छे होते, उसी वक्त हम वही काम करते, नहीं थे, तो इसलिए ये हाँ, काम ये फिर बाद में उभर आया। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता हूँ मैं कोई कलाकार था या कुछ था, कोई इंटरेस्ट था थोड़ा सा अंदर से कोने में, तो वो आप निकल के आने लगा। रावल जी ये हम बात नेक्स्ट जो ये इसके बाद हम लेंगे, इस करो कोशिश, इस करो कशिर पट कत एंड बिल्कुल मारा, यूजन जरूरी इस कत करें आज यूजन सारे तान बिल्कुल वातनावन मारा, करो बिल्कुल कोशिश कि मारा, ये प्रोग्राम करो कशिर पट हिंदी पट ताकि बिल्कुल, ऐसी बाकी ऑडियंस बिल्कुल मारा। राहुल जी मैं कुछ कमेंट्स लेना यहाँ चाहता हूँ। हमारे साथ जुड़े हैं मुरार जी कोल, और वो कह रहे हैं नमस्कार रावल जी फ्रॉम यूएसए। नमस्कार, नमस्कार मुराद जी मारा, नमस्कार मारा, और वालेकुम हमारे मारा। साथ, जी जी, हमारे साथ हमारे रेडियो वितसा के प्रोग्राम इंचार्ज नरेश शर्मा जी जुड़े हैं। वो कहते हैं प्रणाम अरे वीरेंद्र शर्मा रावल जी, जी, आपका स्वागत नमस्कार। है। अरे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारे कमेंट्स तो नहीं ले पाऊंगा, और कुछ कमेंट्स जो है बहुत जरूरी है। कुछ लोग कह रहे थे कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पर उसके बाद कहा गया कि आवाज क्लियर है। मैंने भी चेक किया तो कॉल जो आवाज है वो थोड़ी सी अब बेटर हो गई है। और हमारे जी, साथ नरेश शर्मा जी ही कहते हैं, वो कहते हैं कि रावल जी इज अ वेरी गुड सिंगर, कैन वी एंजॉय हिज सिंगिंग टुडे। जी शर्मा जी जरूर, जब अभी हम उस तरफ आएंगे उसके बाद हम उस विषय में भी बात करेंगे। अभी जो हम विषय लेने वाले हैं वो ये है कि हम रावल जी से ये पूछना चाहते हैं कि जब उनके मन में एक सोसाइटी, एक ऑर्गेनाइजेशन व्यक्त बनाने का सोच आई, तो इसके पीछे क्या कारण थे, कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आपको प्रेरित किया? कम अस्तिम नफर यमो जन तह अत कुनत जोन दितु कि तुम हेक्यो ये काम करित क्या रावल जी अख कथ वन बह, अगर सानि जिंदगी मज कह काम करनुक अस मौका मिलान, सु काम करनच जिम्मेदारी हेन सठा मुश्किल आसान, मगर ये वक्त जिम्मेदारी हेवान पत् सु मुश्किल गसान की। कम तम हाँ, नफर यमो जन तुम प्रेरित करू कि नहीं यू कैन डू इट, आई जस्ट वांट नो अबाउट दैट पर्सन, या तुहज जिंदगी मज कम नफर तम यमो जन तुम लुकन हंद खतर पन्ने चंद के खर्च पे लुकन हंद खतर काम करनस पे तुम तैयार करू, तुहद यह सोच बनो। इस तुम आर्टिस्टिक माइंड वोनो तम खतर करो कत गो यस बह वन कि तुम ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, क्या तथ ऑर्गेनाइजेशन मज करो तुम फिल्म मेकिंग करो तुम आर्टिस्ट तुम, पर बहुत यहां पृछुन कि वेथ ऑर्गेनाइजेशन बारस मज वनो तुम। एंड अख चीज वन बह तुम मारा ये कि युस जन मेन ऑर्गेनाइजेशन सह वेथ थिएटर ग्रुप एंड कल्चरल सोसाइटी, बट दैट इज रजिस्टर्ड इन हरियाणा। एंड बह यह कि तुम वनो कि यह ऑर्गेनाइजेशन कर करो तुम शुरू, तो कित करो शुरू, क्या रीजन ये पे जन तुम आज तम करान छो? भरत जी, एक्चुअली इतिहास माइग्रेशन गाव सोन 1989 1990 ताम ब्यूटस बह ये जर्मनी। 1991 मज गोस बह शिफ्ट टू दिल्ली, क्या 1970 मज मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर इलेक्ट्रॉनिक्स मज, बह तत मर्फी इंडिया लिमिटेडस मज नौकरी करान जी महाराज। 1990 मज। पे यु बह माइग्रेशन यु गई तो मे आय ऑफर बे क्या तनख्वाह लाइबिल दोपो मे तुम लाइबिलिटी सठा, तो भरपूर हेकान कर पूर, तो मे पे बे दिल्ली गन तथ कंपनी मज। तम पे कोर्स बह तत शिफ्ट कोर मे नवे कंपनी मज, तथ वन एप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। जी तत रूदस बह वरियस खंडस, तथ वरियस दौरान गई मे म्यूल अख शख्स तक, तिमन नाव पंडित जे एन कौल। जी पंडित जे एन कौल इन प्यार सान वन पापा जी। He was the founder president of SOS Children's Villages of India. यम रोजान फरीदाबाद। जी समखे मे अकिस प्रोग्राम मज, यमो कोर इंटरेक्शन गई अमन सतन, तो यमो दोप रावल साहब आप तो एजुकेशनिस्ट हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, तो
आपको पता है निर्वासन हो गया, यहाँ पर माइग्रेशन हो गई है, बच्चे बहुत सारे बच्चे जो हैं दे कैन अफोर्ड गोइंग फॉर द स्टडीज। आप कैसे इनको, अगर आपको कुछ दिया जाए, आप कैसे हेल्प करोगे इनको, इनकी पढ़ाई के लिए क्या करोगे आप? तो बिकॉज लॉकउट तिमंदोन में आव दिमागस मज खास जल्दी मज कह बेहान निजामुद्दीन वेस्ट तरीजा हेड ऑफिस निजामुद्दीन वेस्ट दिल्ली। खैर यमो दुत मे हिंट दोपक यसान कश्मीर यूथ यमन खतर करो प्रोफेशनल कोर्सेज करो स्टार्ट, प्रोफेशनल कोर्सेज बिल्कुल दोपन आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दो प्रोफेशनल कोर्स के लिए। मैं सर अच्छा। मैं बना दूंगा, मैं बना दूंगा। तो नहीं, इससे पहले कि आप प्रोफेशनल ये रिपोर्ट बनाओ, आप सेक्टर 29 जाओ, सेक्टर 29 फरीदाबाद, वहां पर हमारा हर्मन माइनर स्कूल है। तो हर्मन माइनर स्कूल कैंपस में एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग है, तो उस बिल्डिंग को देख करके आप प्रपोजल बना दो। इन द मीन टाइम सबके में ब्याक दोस्त विनोद तामेरी, ही वाज इंजीनियर इन सोबरा मेडिकल इंस्टीट्यूट। जी महाराज। दनवे गई मैं तो सही प्रपोजल बनाओ, वह क्या प्रपोजल बनाओ बिल्डिंग विच इट वाज अ मैसिव बिल्डिंग बिकॉज हरान कैंपस वाज जबरदस्त बोर्ड कैंपस, बेसमेंट 4 पोर हेर कमर 30 मर। तो मैं अति दिमागस मज है व्हाई नॉट टू स्टार्ट विद इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर कश्मीरी पंडित यूथ्स, जी। कश्मीरी यूथ्स। विनोद जी वो दोपन है ना सहल कथा कह इंजीनियरिंग कॉलेज पे टीचर तो मे नमा टीचर क्या माइग्रेंट्स प्रोफेसर ओएन कोल तम प्रिंसिपल इंजीनियरिंग कॉलेज तम समझ वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम एंड वी कैन सी हाउ फार वी विल बी एबल टू डू इट। एनीवे हमने प्रपोजल बनाना शुरू कर दिया। इट टुक अस राउंड अबाउट 1.5 months प्रपोजल बनाने में। प्रपोजल जब बनाया तो फिर उसके बाद हम गए पापा जी के पास, 1-1.5 महीने के बाद प्रपोजल दिखाया। हमने सोचा ऐसे पता कि पापा जी गसन बड़ खुश। यस नेचुरली दे हैव वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। यदि तुम पन्ना पन्ना फिर बदलो तो इन वुचान यूर फेशियल एक्सप्रेशन का चेंज मीन्स पापा जी को ये पसंद नहीं आया। अच्छा। यस ही सेड नो नथिंग डूइंग, इट्स नॉट गुड प्रपोजल। इंजीनियरिंग कॉलेज, व्हाट इज इंजीनियरिंग कॉलेज? इंजीनियरिंग कॉलेज तो इंडिया में कोने कोने में आजकल कॉलेजेस हैं, जी। कोने कोने में बैंगलोर में है, जहां पर भी जाओ गांव गांव में है इंजीनियरिंग कॉलेज। आप फिर एक इंजीनियरिंग कॉलेज खड़ा करोगे तो हमें नहीं चाहिए इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने बोला पापा जी ये तो बहुत इस वक्त तो डिमांड है इंजीनियरिंग कॉलेज की, लोग बच्चे जाते हैं बहुत दूर। नो 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 नो। फिर उन्होंने मुझे एक लेसन दिया वहां पर, दैट वाज लेसन फॉर मी फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि आप तो इंजीनियरिंग कॉलेज सोच रहे हो उस लड़के के लिए, उस बच्चे के लिए जो बच्चा अफोर्ड कर सकता है इंजीनियरिंग करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो हेल्थ वाइज हो, वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन उस बच्चे का क्या जो 8th के बाद पास ही नहीं हो रहा, उस बच्चे का क्या जो 10th और 10+2 के बाद अफोर्ड नहीं कर पाता, उसके पास पैसे नहीं है आगे जाने के लिए, या उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, या फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है जो नहीं जा पाएगा, तो उनका क्या सोचा आपने? तो दैट वाज अ बिग लेसन फॉर अस। तो हम वापस गए, फिर हमने वहां पर ITI लेवल के कोर्सेज का जो है वो शुरुआत की। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर उसका नाम रखा, हेलमेट कुटीन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। जी ये तो सुन, एक प्रश्न मैं करना चाहता हूं कि जब हम जिंदगी में आगे चलते हैं तो बहुत कम लोग हमें ऐसे मिलते हैं जो हमें ये कहते हैं कि उनके लिए काम करें जिनको ज्यादा जरूरत है। है, जी जी तो जी, बहुत ये जरूरी। चीज ये चीज जब आप लोगों को उन्होंने बता दिया तो क्या दिमाग में, मन में जो सोच थी वो एकदम बदल गई? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। That was the ओके। turning point. Each, every statement and every guidance of Papaji was a turning point for my life. Yes, I confess. मैं तो मानता हूँ इस चीज को। हर एक चीज में सीख मुझे मिली। Right from when I was at the age of 29, that time, तो मुझे वो सीख मिलनी शुरू हो गई। असली लाइफ नौकरी ही नहीं है। उनका मतलब ये है नौकरी तो सभी करते हैं, पैसा जी सभी मैम। कमा लेते हैं, जी मैम। लेकिन असली काम जो है वो आप एट द एंड ऑफ द डे, आप जब आप पीछे मुड़ के देखोगे और सोचोगे मैंने आज दिन किया क्या, दैट इज द रियल लाइफ, दैट इज द रियल लाइफ। तो उन्होंने फिर
जब हम प्रपोजल लेके गए वहां पर, ही वॉज वेरी हैप्पी। और हमने आनंद आनंद में 9 कोर्सेज वहां पर शुरू किए भारत से, 9 कोर्सेज, 9 प्रोफेशनल कोर्सेज, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कटिंग एंड टेलरिंग फॉर गर्ल्स। उन दिनों टाइप एंड शॉर्ट हैंड भी हुआ करता था भारत जी, टाइप एंड शॉर्ट हैंड भी किया। और फॉर दोज हु वर वेरी हेल्दी लड़के, उनके लिए हमने मैकेनिकल कोर्सेज शुरू किए, ले, ग्राइंडिंग, वेल्डिंग, ऐसे जबरदस्त कोर्सेज शुरू कर दिए। इनफैक्ट हमने बहुत सारे कोर्सेज का तो एफिलिएशन भी करवा दिया डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड एंड पापा जी। तो इस तरह से हमने वो काम। और फिर उसके बाद हम यहाँ से बच्चे लेके आते थे साल में 2 बार कैंपों से, जी बटरवालिया कैंप से, मुठी कैंप से, पुरकू कैंप से। फिर वहां पे एडजस्ट करके फिर उनको हॉस्टल देते थे। फॉर्चुनेटली आई वाज हॉस्टल वार्डन आल्सो। आई वाज वार्डन फॉर 2 हॉस्टल्स देयर, फॉर गर्ल्स एज वेल एज फॉर बॉयज। तो उस नाते भी मेरा बच्चों के साथ बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अजीब सा रिश्ता रहा है। और अभी भी बच्चे वो याद करते हैं मुझे, अभी भी यहाँ बच्चे पर याद करते हैं। यहाँ पर रावल जी, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि जो लोग हमसे जुड़े हैं इस समय, उन सबका अभिनंदन भी करना जरूरी है। हमारे साथ जुड़ी हैं राखी कॉल, वो कह रही हैं नाइस कॉन्वर्सेशन। हमारे साथ ज्योत्सना राखी रैन कॉल, वो कह रहे हैं कि Jyotsna रावल जी, रावल Rana सर was my a great student. teacher। जी 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 Jyotsna Rana was my student in SOS Children's Villages of yes, जी। computers. हमारे साथ प्यारे लाल सप्रू जी है, वो कहते हैं कि पापा जी ए ग्रेट लेजेंडरी। यही हमारे इस शो का मकसद भी है कि हम उन Undoubted. लोगों के बारे में जानें जिन्होंने हमारे कम्युनिटी के लिए काम किया, जिन्होंने हम सब लोगों को एक रास्ता दिखाया। उपेंद्र नाथ रैना जी हमारे साथ हैं, स्वागत आपका। संजय शर्मा जी, जी जी, संजय संजय शर्मा, शर्मा जी, नमस्कार। संजय शर्मा जी कह रहे हैं नमस्कार वीरेंद्र रावल सर। बहुत अच्छे सिंगर हैं संजय शर्मा जी, बहुत अच्छे सिंगर हैं। जी जी, मगर बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि संजय जी आज आपकी ही मुख से सुनना चाहेंगे। जब मौका आएगा तब हम संजय जी से सुनेंगे, बट आज हम रावल जी से ही सुनेंगे। और मैं रावल जी आपसे ये चीज पूछना चाहता हूं कि जब हम उस मुश्किल दौर में थे, निर्वासन में हम थे, हमारे पास भी रिसोर्सेज नहीं थे, अगर हम नौकरी भी करते थे, हमने घर भी चलाना होता था, तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि आपने अपने एक्सपेंसेस कट के दूसरों का कुछ सपोर्ट कर पाए? ज्यादा तो नहीं कर पाए होंगे, बट जो एक सोच बनाई आपने कि कम्युनिटी के लिए मुझे काम करना है, तो ये कितना बड़ा फैसला था आपकी जिंदगी के लिए, जिसके ऊपर आज आप गर्व करते हैं और हम भी गर्व करते हैं। देखिए भरत जी, किसी भी काम में जब आप हाथ डालते हैं तो उसमें आपको किसी पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है। कई लोग तो डायरेक्टली गॉड पर विश्वास रख करके काम शुरू करना चाहते हैं जी और कर जी लेते हैं। जी 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 मेरा विश्वास हमेशा पापा जी की तरफ रहा है। जी पापा जी की तरफ ही रहा विश्वास, क्योंकि मुझे लगता था कि ही इज माई एनर्जी, ही इज माई एनर्जी। आप एक अलग सेशन होना चाहिए, मैं आपको उनका अलग सेशन बता दूंगा, जिसमें जी मैं बता दूंगा मिरेकल्स क्या क्या हुए हैं। जो जी। आपका सवाल है पैसों के, हम्म उसका हम्म एग्जाम्पल दे दूंगा मैं। पापा जी ने एक दिन हारी पर्वत पे, वहां पर फरीदाबाद में आपको पता होगा हारी पर्वत है, जी महाराज। हारी पर्वत, वहां पर पापा जी बड़े शौकीन थे इस चीज के, हवन, फिर वो माइक से वो बोले हेलो हेलो करे, वो बड़े शौकीन थे बच्चों की तरह। जी तो उन्होंने कहा रावल मुझे एक माइक चाहिए, मुझे माइक चाहिए। मैंने बोला माइक तो मेरे पास है सर। बोला नहीं जी माइक नहीं, वो कॉर्डलेस माइक चाहिए, मैं चलते चलते बोलना चाहूंगा, ऐसा मतलब। जी तो फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कहां से, 20,000 की इन दोनों माइक आती थी वो कॉर्डलेस। तो मैंने कहा पापा जी पैसे। बोला मैंने तलवार साहब से कहा है, तलवार साहब अकाउंट में थे तो वो आपको दे देंगे पैसे, वो दे देंगे। मैंने वो माइक लाई। anyway, कहना क्या है, मुझे इंचार्ज बना दिया उन्होंने हरी पर्वत में जो हवन था, उन्होंने हवन मुझे इंचार्ज बना दिया ट्रांसपोर्ट का, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज एंड पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पीएस सिस्टम का इंचार्ज बना दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर, शॉर्ट स्टोरी। तो मैं और मेरा एक असिस्टेंट था, हम दोनों यहां से तो एसओएस से तो गाड़ी में चले गए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट इंचार्ज में ही था। गाड़ी में चले गए हरी पर्वत, सामान बहुत था, पब्लिक एड्रेस सिस्टम था बहुत, माइक्रोफोन्स थे, स्टैंड्स थे, ट्राइपॉड्स थे, एम्पलीफायर्स थे। तो यानी जब शाम को आने की बारी आई तो पता चला गाड़ी ही नहीं है कोई, देयर वाज नो व्हीकल अवेलेबल, सब चले गए थे।
रात के देर करीब 9 बजे थे। अब हम कैसे सामान को उठाते? मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, मैंने बोला सामान को यहीं पर रखूं मैं रात भर? मैं दूसरे दिन बोला नहीं नहीं, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मिरेकल देखिए क्या है, हम परेशान। मेरा असिस्टेंट वो भी बेचारा थोड़ा सा मेंटली था रिटार्डेड, उसने कहा राहुल साहब आज क्या बने क्या मारा करो इसमें, तो सब भगवान तो क्या कहे। अजबराई फेट गई फेट जी जी तिमन दोनों फेट का आसान जैम जैम पैक फेट गई थी। उनने मुझे पहचाना, उन्होंने कहा राहुल साहब आप यहाँ क्या करते? मैंने बोला इस तरह बात है, सामान है मेरा यहाँ पर, तो हम कैसे पहुंचाते? बोला कोई बात नहीं, डिक्की में जो अब आएगा तो वो कर लेंगे। हुआ क्या, वो क्यों आए थे रात को? वहां पर लुच होते थे, लुच ऐसे मरे लुच तिमोनस मुझ मस्जिद आई तिम आए लुच कलेक्ट करने खातिर दोपन अस गई लुच मस्जिद मेन असिस्टेंट मे दितमुत लुच लिफाफ दोपन यह मानुष तम सा मस्जिद गोमुत लुच लिफाफ युथि तिमो वो लुच लिफाफ मे दोस रटे बारा लुच ये लिए तो आई हैंडेड ओवर बैक। तो जितना भी बड़े बड़े सामान थे वो हमने कहाँ पे बिठाए, डिक्की में रख दिया और मैंने कहा सेक्टर 29 में डाल देना ये। बाकी जो सामान था वो हमने हाथों में नकस मारा तो मुझे 8 किलोमीटर हम पैदल चले, पैदल नीचे और रास्ते जी जी यानी कि जी जी। और सुनिए बात, अब इसमें जो इसने चांद जी उसका नाम था, उसने कहा राहुल साहब भगवान करिन मना नेक्स्ट ईयर अथ हमनस पर गस तह कार अच्छा पन्ने कार सामान भरत जी आई वाज ड्राइविंग ओनली 5000 रुपीज सैलरी 5000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर इसी दिन मेरी कार आ गई, नेक्स्ट ईयर मारुति 8। एक्चुअली महाराज इसी गाड़ी में मैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम जब तक मैं वहां रहा, इसी गाड़ी में मैं लेता रहा, इसी गाड़ी में मैं वापस लाता रहा। तो बट इट वाज, ये आपके सवाल का जवाब दिया मैंने कि गॉड इज देयर ऑफ कोर्स। और मेरे ये पापा जी हमेशा होना विश भगवान क्या कहे, विश भगवान क्या कहे। मैं यही बात कहने वाला था कि जैसे आप सबको पता है कि मैं थिएटर के साथ कनेक्टेड हूँ और मेरे जो गुरुजी हैं मैं उनका नाम लेना यहाँ जरूरी समझता हूँ, पद्मश्री मोतीलाल केमू जी। उन्होंने जो भी कुछ मुझे सिखाया, जो मैंने उनसे सीखा है, उन्हीं की बदौलत आज तक मैंने किया। वो मुझे हमेशा कहते थे भारत जी पाक ब्रो लुक रोजन तहसीदन जुड़ा, और वही काम आपने किया। यहां मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा रावल जी आपसे। इत वन स्ट्रक द आयरन वाइल इट इज हॉट, यम जन शिश्तर गर्मा तम हेको कह शेप दित, यम जन तुम वन निर्वास वनो तम पे खानदार तम पे घर जिम्मेदारी तम पे लगियो रूजू तुम जारी थवित। तुम वन तो मे कि तम क्या ताकत मूल, तम क्या एनर्जी मीज, तम क्या शाबाशी मीज, क्या घरकन हुंद सपोर्ट, शुरन हुंद सपोर्ट, घर के पारिवारिक सदस्य तिहुंद सपोर्ट कूता यम जन तुम ये ब्रोह पक्यू, क्या अम पे पको तुज तथ काम कुनत जन तुम पत्मो वरियो पे करान, तथ बारस मज कत कर सठा जरूरी। बिल्कुल बिल्कुल भगवान दितमुत सो एनर्जी मारा भरत जी की दक्षिण खबर कहें बोजन, युथि बह कह मैं शिद्दत के साथ करने की कोशिश करता हूँ। मैं दाएं बाएं कुछ नहीं देखता हूँ कि मिछा कह वुचान, मिछा कह बोजान, मिछा कह सपोर्ट करान, मिछा छुना कह सपोर्ट करान, मे कहें बोजन। बहुत कुन विज वन घरकन तपान इत गुरिश कनपटी लगित मे कनपटी लगित अकि आई एम फोकस्ड टू द वर्क, वट एवर वर्क इज बीइंग गिवन टू मी एंड वट एवर वर्क आई एक्सेप्ट टू डू, I do it with my own honesty and sincerity. मैं अच्छा फिर इसमें क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, वो कभी सोचा नहीं? नेवर नेवर। मैंने अच्छा फाइनेंशियली मैंने कभी सोचा नहीं, और फाइनेंशियली भगवान की दया से मैं बंद भी नहीं हुआ कभी, कभी भी मुझे ऐसी समस्या आई नहीं, कभी भी ऐसी समस्या नहीं थी। मैं गलत नहीं बोलूंगा, पैसों की दिक्कत। जी जी आपकी इस बात से हम एक थोड़ा सा विराम लेते हैं कमेंट्स की ओर, और मैं चाहूंगा कि अगले सेक्शन में हम जाने से पहले हमारे साथ बहुत सारी फरमाइशें आई हैं, और वो कहते हैं कि रावल जी इज ए गुड सिंगर और हमें कुछ सुनना है रावल जी से। हमें अब उस तरफ भी थोड़ा सा ब्रेक करना चाहिए। उससे पहले एक कमेंट आया है राम कृष्ण साधु जी का, वो कहते हैं नमस्कार।
मेरी तरफ से नमस्कार कहना है। वो कहते हैं जेर को पापा जी हैड ए ग्लोबल एक्सपोजर विच ही फुली यूटिलाइज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस विच ही हैंडल्ड हिज सर्विसेज फॉर द कम्युनिटी which were of varied nature will be lighthouse for future generations. Absolutely correct. सबसे बड़ी बात मेरा मकसद इस शो का यही है कि ऐसे जुड़ाव तिमन नफरन सितन तिहंदिस बारस मन जानव यमो जन सनी वत हमें एंड हमारे साथ जुड़ी हैं राखी कौल जी। वो कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छे सिंगर है, कुछ सुना दीजिए आपके दिल आपकी पसंद के सॉन्ग। चलिए हम राखी जी की बात रखते हैं। और रावल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको भी मैंने बहुत सारे गाने गाते हुए फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे देखा है और बहुत सारे लोग आपको लाइक करते हैं। जैसे हमारे शर्मा जी भी जानते हैं कि आप माने या ना माने आप आर्टिस्ट है, हम तो मान चुके हैं कि रावल जी अच्छे आर्टिस्ट है। चलिए तो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद जी जी। जब आप गाते हैं तो क्या आप वर्सटाइल अलग अलग एक्टर्स की आवाज में गाते हैं? क्या आप कुछ यूनिक सा हमें सुना सकते हैं बिना म्यूजिक के, बिना ट्रैक के? हम चाहते हैं कि आपके मुख से जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो आपसे कुछ यूनिक सुने जो उन्होंने अभी तक शायद कम सुना हो। जी जी जी। एक्चुअली आई एम साइंस स्टूडेंट, मैं एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ तला इस किस आवाज किस पर वॉइस कार्ड कुछ सिंगर किस पर वॉइस कार्ड यूज कर रहा है हमारे लिए फेसबुक पर व्हेन आई sang तलत महमूद, किसी ने कहा था आप तलत महमूद की आवाज गाओ, आपका अच्छा लगेगा, सूट करेगा। तो मैंने गाया। इट टुक मी 1.5 months टू रिहर्स दैट तलत महमूद सॉन्ग। तो 1-1.5 महीने के बाद जब मैंने फेसबुक पे डाला तो वो लगभग बहुत मिलता जुलता था, लेकिन साथ ही में उसने एक और फरमाइश की, अब तलत महमूद का एक और। मैंने बोला सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि तलत महमूद का मुझे लगता था पहले बहुत आसान गाना है, लेकिन मुझे लगता है उसके वॉइस कोड ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। एंड ही एग्री, दीपक जी का नाम है, ही एग्रीड, ही सेड यस his brain got damaged only because of that. So I stopped singing. इसलिए मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। इसी तरह मैं आपको एक फरमाइश है तो मैं आपको एक सुनाता हूँ, छोटा सा 2 लाइनों का। एसडी बर्मन साहब का। वाह वाह, बहुत मजा आएगा। जी जी जी, प्लीज 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 प्लीज। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले दम ले ले दम ले ले गड़ी बढ़, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। बीत गए दिन प्यार के पल छिन, सपना बनी वो रातें, भूल गए वो तू भी बुला दे, प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें, सब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले गड़ी बढ़, ये छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। सटा जान। और एग्जैक्टली अगर इस बंद करो तो ऐसा महसूस होगा कि ये आवाज उनकी है, ये आपकी कलाकारी है हमारा। और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो कह रहे हैं, ज्योत्सना जी कह रही हैं कि माय फेवरेट। और हमारे साथ वो कह रहे हैं कि टू एक्सीलेंट सिंगिंग। और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, जम्मू से रजनी रैना जी जुड़ी हैं, वो कहती हैं एब्सोल्युटली सर इज वंडरफुल सिंगर,
ही हैज अ सोलफुल वॉइस। रजनी जी खुद भी गाती हैं और हमने इनको गाते हुए फेसबुक पे देखा है। और सोशल मीडिया आज के डेट में हमारी जो अंदर छुपी जो हमारी कलाकारी है उसको भी सामने ले आती है। मुझे उम्मीद है कि हम आपसे आने वाले सेशन में भी रावल जी आपसे कुछ अच्छा सा गाना और प्यार भरा गाना सुनेंगे। और यहाँ अगले जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके लिए आज मेरा ये शो है उसके विषय में हम बात करेंगे। और उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जब आप स्कूल कॉलेज में थे तो आप कितने शरारती थे, क्या किसी से प्यार किया? जी नहीं, शरारती नहीं था मैं, शरारती अच्छा। नहीं था, कभी भी नहीं शरारती था। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगा मैं। जी जी। एक सच ये रहा कि हमारा जो अनंतनाग के कॉलेज के पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनको पता होगा दैट डिग्री कॉलेज वाज अ गर्ल्स कॉलेज आल्सो, इट वाज को एजुकेशन कॉलेज। तो हमारा जो फिजिक्स लैब होता था वो एकदम गर्ल्स पार्क के बिल्कुल अपोजिट होता था, जी। फिजिक्स लैब। तो हमारे प्रोफेसर धर साहब हमें प्रैक्टिकल करवाते थे। तो हमें मुझे याद है कि वो प्रैक्टिकल था, एक दिन हमें टेलीस्कोप का प्रैक्टिकल था। वो टेलीस्कोप अच्छा। का, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस का वो निकालना था। जी। तो मुझे उन्होंने कह दिया टेलीस्कोप और विद ट्राइपॉड स्टैंड, और बोला जी आप करो ये, उसका हाइट लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दो। तो टेलीस्कोप जो मेरा स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ था, स्पोर्ट्स ग्राउंड में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, क्लास बिल्डिंग। तो वहां पर मुझे लेंथ मेजर करना था। तो इतने में क्या हुआ कि मैं थोड़ा पानी पीने, पता नहीं मुझे याद नहीं क्या करने गया था, इतने में वो टेलीस्कोप का जो रुख था वो चेंज हो गया था। अच्छा। दैट वाज डायरेक्टेड टू द गर्ल्स पार्क। ओके। जैसे मैं वहां गया और मैंने टेलीस्कोप देख के अंदर देखा आई पीस में, तो मैं देखा गर्ल्स, और पीछे से एक खतरनाक किक आ गई। किक आ गई, वो जो प्रोफेसर दार साहब अगर सुन रहे होंगे, वो बहुत कद के छोटे थे, कद के, मैं लंबा था, वो कद के, जो मैंने थ्रू एयर आई सा हिम किकिंग मी, थ्रू एयर आई सा हिम किकिंग मी। तो मैंने हल्का सा इधर किया और वो किक करते करते वो नीचे गिर गए, वो ओके। नीचे गिर, और बोलते गए कि भाई मैंने तो कभी तुमको ये करते नहीं देखा, तो आज पहली बार देखा, आई एम शॉक। फिर वो एक महीने आए नहीं कॉलेज, डॉक्टर साहब वो बीच बिहार में रहते थे। जी तो मैंने कहा भाई सबसे ये क्या बात है, कॉलेज फ्रैक्चर हो गया, उनका फ्रैक्चर हो गया, बेचारे का जी फ्रैक्चर हो जी जी। गया। अब क्या हुआ, जब मैं साइंस कॉलेज गया तो पता चला वो यहाँ के एचओडी है फिजिक्स के। उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, डॉक्टर साहब ने, मैं गया तो पहचाना नहीं। तो बाद में मैंने जब कहा ये तो गलत बात है, क्यों नहीं पहचाना इन्होंने, मैंने उनको एक एपिसोड याद दिला दिया, यही किक वाला। तो याद आ गया कि फ्रैक्चर हो गया था उनको याद आ गया कि अच्छा योर रावल। सो जहां तक शैतानी, तब जाके इतने सालों बाद मैंने उनको कहा सर मैंने वो नहीं किया था, वो टेलीस्कोप से जी जी जी। किसी और का काम था, मैंने वो नहीं किया था। हमारा ये ये शैतान था मैं, आई वाज नॉट दैट। रावल जी, ये जिंदगी की हमारी धरोहर, ये जिंदगी की हमारी वो चीजें हैं जो हमारे साथ चलेंगे और हमारे नाम के साथ जुड़ी हैं। हमारे साथ एक कमेंट आया है संजय शर्मा जी का। वो कहते हैं जी कि प्यार तो पक्का किया होगा, बाल मेरे जैसे थे। और नहीं, मैं आपको एक हकीकत बता दूं कि हाँ यार बहुतों से किया होगा, लेकिन ओके। एक्सप्रेस कभी नहीं किया है, क्योंकि जी। आई वाज वेरी शाई। मैं आपको कहा ना, आपको मैं इंट्रोवर्ट था। हो रहे थे जी। उसका उसका एक उदाहरण दे दूंगा मैं। जब मैं एप्लब में था तो मैं एक मशीन इंस्टॉल करने गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली जी यूनिवर्सिटी में मशीन एक एप्लब के थ्रू गया, और वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी जाना था मैंने। जी जब मैं मशीन खोल के वो इंस्टॉल कर रहा हूँ तो मुझे एक बंदा आ गया, प्रोफेसर, कहने लगे सर मैडम आपको बुला रही है अंदर। जी शी जी वाज एचओडी। तो जी मैं अंदर गया तो मैडम बैठी थी। मैंने कहा मैडम गुड आफ्टरनून। बोला यू आर प्रोफेसर रावल? यस। नहीं, दैट टाइम आई वाज नॉट नेम्ड एज प्रोफेसर, आई सेड रावल। अच्छा। तो मैं बैठा बैठा तो उसने मुझे कुछ हिंट्स देने शुरू कर दिए अनंतनाग के डिग्री कॉलेज के, फिर पता नहीं, फिर वो बाने खन्नाबल, फिर वो बस, फिर वो टोंगा। मुझे याद आ गया शी वाज माय क्लास फेलो, ओके। she happened to be a class fellow, and of course I had some a little bit of weakness for that, वो मेरे फ्रेंड्स को भी पता है, लेकिन I never expressed. She had much more weakness for me. ओके। ओके। Yes, she had one. चलो,
वो मुझे तब पता चला जब हम बैठे थे एक दूसरे के सामने। राहुल जी, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के किया क्योंकि ये सिर्फ शो है जो दिल की बात दिल निकाल की के बात। लोगों तक लेके जाता है, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमें इस जिंदगी में हंस खेल के आगे चलना चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी मैं इंपॉर्टेंट। चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप पानी वानी पिए, तब तक मैं आपके बारे में कुछ जानकारी देता हूं, और उसके बाद हम जो मेन विषय है उस पर बात करेंगे। ठीक है भरत, ठीक जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं इस समय, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं और रावल जी की जो बात है बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। हमारी जिंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं जिनमें हम जिंदगी के ओर आगे बढ़ते हैं और आगे की ओर चलते हैं, और बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनते हैं। मैंने आज रावल जी को एक विषय के लिए खास तौर पर इस शो में बुलाया है, ताकि हम जाने कि जो रावल जी आज काम कर रहे हैं वो क्या है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। रावल जी ने एक जिम्मेदारी ली है कि जितने भी लोग हमारे कम्युनिटी में अतीत में जिन्होंने हमारी कम्युनिटी की दिशा दी है, और जो उनमें से अदीब है, उनमें से लेखक है, उनमें से थिएटर के साथ लोग कनेक्टेड है, और वो चाहते हैं, उनके मन में एक भाव है कि उनके जो काम है उन काम को मैं फिल्म बनाऊं और उसका एक डॉक्यूमेंट बनाऊं, ताकि वो डॉक्यूमेंट आज से 50 साल 100 साल तक भी देखा जाए, ताकि जो 100 साल के बाद जनरेशन होगी, जो आने वाली जनरेशन होगी, उनको पता होगा कि आज से 40 साल पहले, आज से 50 साल पहले क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तो आइए अब हम रावल जी से पूछते हैं उनके काम के बारे में, जिसमें आज के दिन में वो व्यस्त है और ना उनके पास समय होता है कि वो किसी से बात करें। और हमेशा मैंने जब भी उनसे कनेक्ट किया है, वो रात के 12 बजे तक भी इस काम में व्यस्त होते हैं। रावल जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो मुझे आपके हर काम में दिखता है, और वो है, एक शब्द आप यूज करते हैं, प्रोजनी। ये प्रोजनी के बारे में आप मुझे बता दीजिए, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको भी ये पता चले, क्योंकि जब वो ये डॉक्यूमेंट्स आपके सोशल मीडिया पे देखते हैं, जैसे मैं ये कहता हूं कि आपने बनाया है, एक बायोपिक बनाई है, प्रोफाइल फॉर प्रोजनी पार्ट 1, PN साइल। ये प्रोजनी शब्द जो है, मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं और वो इस शब्द का मीनिंग विस्तार में आपसे जाने। जी जी भरत जी, दरअसल बात ये हुई कि 2000 करीब, मेरे ख्याल में 2009 में मैंने ये सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए, कुछ ऐसे रिकॉर्ड रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ धरोहर छोड़ें। वो इसलिए क्योंकि कभी एक बार मुझे पंडित दीनानाथ नादिम जी के बारे में पता करना था। मैं एकेडमी गया, दुकान दुकान घूमा, भाई दीनानाथ नादिम के बारे में मुझे छोटी सी किताब मिली मुझे। तो मुझे ये एहसास हुआ कि नहीं, कुछ ऐसा इस टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, हमें आने वाले पीढ़ी के लिए हमें कुछ ना कुछ धरोहर रखनी पड़ेगी। तो मैंने एक प्रोफेशनल कैमरा खरीदा, प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स खरीदे, और खुद सीखा, सेल्फ लर्निंग, और उसके बाद एडिटिंग सीखी। इट टुक मी लगभग 4 years टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली फिल्म इज। तो देन इतने में मुझे एक बहुत ही नामी गिरामी पोइट के साथ इंटरेक्शन हुआ, पंडित PN कौर साहिल। तो मैं उनके घर आता जाता रहा। तो एक दिन मुझे वो कह रहे हैं कि आपको पता है रावल साहब, ये जो गलते, ये जो है ना, दर्शन दोक्सेल, प्रभुवन लाल, ये जो है, ये मैंने जी लिखा महाराज। है। जी जी। जब मैंने ये सुना तो मैं हैरान हो गया। और उन्होंने ये भी कहा बातों बातों में कि दिल सूरन हा दिल, एक गाना था भरत जी, जो हम कॉलेज जाते थे, सुबह 9:30 बजे रेडियो से आता था। दिल जी सूरन हा दिल न्यून शामन, जी पामन थनम जी। जाए, ये राज बेगम सुन। तो जब मैंने ये सुना, ये साहिल साहब का लिखा हुआ है, तो मैं खुद इतना हैरान हुआ। मैंने कहा यार, मैं तो खुशकिस्मत हूँ, आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट आइकन, जिनको लोग तरसते थे देखने के लिए। यस, जिनको हम इतने साल से सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। तो जी। छोटे से कमरे में बड़े हालत खराब में वो रह रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैं इन पर पिक्चर बनाऊंगा, आई मेक ए फिल्म ऑन साहिल साहब। जी जी
जी, जी। तो मैंने साहिल साहब से कहा, उन दिनों उनको वो कुछ बीमार चल रहे थे, बहुत अलील बीमार चल रहे थे। तो मैंने कहा साहिल साहब आप मेरे साथ रहेंगे 1 महीना। तो वो कहे हाँ ठीक है। फिर मैंने उनको एक प्रोफाइल बनाया। प्रोफाइल बनाने के बाद मैंने उनको दिखाया भी टेलीविजन पे। बोला ये कैसे बना दिया? मैंने बोला बना दिया। उनका एंकर मैंने करवाया मखनलाल सराफ साहब। जी जी। अब वो कैसी फिल्म होगी? बहुत मखनलाल लेजेंड, सराफ बहुत जबरदस्त लेजेंड आर्टिस्ट है हमारी कम्युनिटी के। एक्चुअली, यस। फिर जब वो बनाया, फिर मैंने डीवीडी उठा के साहिल साहब को दे दिया। मैंने कहा ये आप अपने रैक में रख दीजिएगा संभाल के, ये आपका प्रोफाइल है। तो एक दिन सराफ साहब मुझे कह रहे हैं कि भाई रावल साहब आप कितने सीधे हो यार। मैंने बोला क्यों? बोला अगर हमने इतनी मेहनत की है, हम इसको जन जन तक पहुंचाने की क्यों ना कोशिश करें। ठीक। हमने कहा हाँ वो तो ठीक है। उनका एक बूरन फाउंडेशन चल रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन, हमने उन्हीं के थ्रू जाकर के केएल साइगर हॉल में उसको दिखाया, एक छोटे से पैमाने पे। करीब उसमें केएल साइगर हॉल में 40 या 50 लोगों की कैपेसिटी है। तो मैं इतना डरा हुआ था, मैं पीछे हट गया, मैं बिल्कुल बाहर निकला। तो पता नहीं कैसा रहेगा, लेकिन लोगों ने इस फिल्म को इतना पसंद किया। साहिल साहब खुद थे, उन्होंने जी खुद उनके हाथों से रिलीज हुई। जी महाराज। तो जी जी। फिर जब वो लोगों ने पसंद की वो फिल्म, तो ये मीडिया में आ गई बात। तो इवन कश्मीर के लोग भी, वो फारूक नाजकी साहब कहते थे देखो जी ये लड़का काम कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते, सरकार क्यों नहीं कर सकती ये काम। तो फिर मैं इससे प्रोत्साहित हुआ। फिर मैं चला गया सराफ साहब के घर। सराफ साहब ने कहा, मैंने बोला सराफ साहब इसको हम सीरीज का रूप दे दें। जी। बोला फिर टाइटल देना पड़ेगा। मैंने बोला टाइटल बता दीजिए। सराफ साहब ने वो टाइटल बना दिया। उन्होंने कहा हम इसका रखेंगे नाम प्रोफाइल फॉर प्रोजनी। अच्छा, मैंने बोला ये सराफ साहब ने आपको सराफ ये साहब, शब्द दे दिया? जी 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 जी। जी सराफ साहब से मैंने पूछा कि सराफ साहब प्रोजनी क्यों रखें इसका? जी। What do you mean by progeny? He said, this profile what you have made is for the coming generation. So progeny means coming generation. You are making the profile for the person of the icon for preservation, so that our next generation and next to next generation will take benefit of it. तो तब से नाम पड़ा इसका प्रोफाइल फॉर प्रोजनी। और मैंने नाम लिखा इसका प्रोफाइल फॉर प्रोजनी पार्ट 1। तो सराफ साहब ने आप उल्टा मुझे पूछने लगे ये पार्ट 1 क्यों रखा? मैंने बोला सराफ साहब आप मेरे उस्ताद हो, अब ये उस्तादी मैंने आपसे अब सीखी है। बोला कैसे? बोला ये पार्ट 1 मतलब होता है कि पार्ट 2 भी बनाएंगे हम, जी जी पार्ट 3 भी बनाएंगे, पार्ट 4 भी बनाएंगे। बोला जी इतनी जी। हिम्मत? बोला यस, भगवान का जब तक शुक्र ये रहेगा। तो तब से लगातार हम बनाते आ रहे हैं प्रोजनी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7। तो यानी जो प्रोजिनी शब्द आपने यूज किया, ये मक्खनलाल सराफ जी ने आपको दिया, और प्रोजिनी का मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट जो आने वाली जनरेशन्स देखेंगे और उनको इतिहास के बारे में पता चलेगा। जब वो 50 60 साल 100 साल आगे जाएंगे तो वो उसके बारे में जानेंगे। इसमें इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा, जैसे किताबों में डिस्टॉर्शन होता है। जी जी वन कैन टाइटल, वो जी एक बंदा है वो लंगड़ा के चलता था, लिखा उन्होंने लंगड़ा के चलता। अब किसने जी। देखा? 2 साल के बाद किसको पता है? लेकिन ये फिल्म जो होगी, दैट विल बी एक साक्षात रूप में सामने होगी, आपके सामने, सामने होगी। आपके सामने जैसे बनेगी। जैसे रावल जी हमारे साथ ज्योत्सना रैना कौल जी कह रही हैं कि प्रोजनी मींस प्रिजर्वेशन फॉर कमिंग जनरेशन। यस, ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। exactly not, because progeny means only next generation, coming ओके generation. ओके ओके। Preservation is something different. So we are या, preserving for the progeny. We are यहाँ मेरे मन preserving. में यहाँ रावल जी मेरे मन में एक बात आ रही है। मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा, आने वाले दिनों में मुझे बहुत खुशी होगी अगर मक्खनलाल सराफ जी भी मेरे साथ इस शो में आएंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। वो जिम्मेदारी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको मैं जिमनी एक चीज बता दूं, जब मैं बना रहा था प्रोफाइल पर progeny 6 जी और पंडित पंडित जैन कौल, जी तो उन्होंने उसकी उसका नरेशन, उनकी एंकरिंग मखनलाल सराफ जी ने ही किया है। जी अब उसमें उसमें एक, जब मैं एडिट कर रहा था, एडिट कंप्लीट हो गया, फिल्म तैयार हो गई, तो एंड पर पता चला कि डेट उन्होंने गलत दिखा है, बोला है 28 के बजाय 18 था, कुछ ऐसा ही जी था। नो, जी उनका डेट डेथ डेथ। तो मैं अब मैं सराफ साहब के पास गया। सराफ साहब को बोला मैंने, सराफ साहब अब इसमें रिटेक करना पड़ेगा इसको ना, 28 ये गलत डेट। बोला कोई बात नहीं, कल करेंगे या परसों करेंगे, मंडे को। बीच में सैटरडे या संडे आती थी। संडे मॉर्निंग को मुझे टेलीफोन आता है कि सराफ साहब मैट एन एक्सीडेंट।
ओह उनके अच्छा। दिमाग पे चोट आ गया एंड ही जी लॉस्ट हिज मेमोरी, ही लॉस्ट हिज जी। मेमोरी, पार्शियल हम्म मेमोरी। हम्म। तो सिंस देन ही इज नॉट वेल। तो वो ओके चले गए जी जी, वो चले गए अब अपने बेटे के पास ओके ग्वालियर। ओके ओके हाँ, he ओके can speak, he can talk, but he cannot understand exactly what ओके he's ओके saying. ओके ओके। Yes, मारा, yes. अब मैं नेक्स्ट सेशन पे जा रहा हूँ, और उसमें आपने जो दूसरा बायोपिक बनाया, प्रोफाइल फॉर प्रोजिनी पार्ट 2, पीएन शाद। और पीएन शाद साहब सानि कम्युनिटी मज गाश तारक यमो जन अस कचा वत हमें यम जन अजिक शुर यम जन नई शुर गेवान तिहुंद मेन बात कि शुरन पज अस कशिर पे कत करनावुन। और पीएन शाद जी के बारे में आप प्लीज मुझे बता दें, क्योंकि अभी मैंने एक एक ऑनलाइन एक मुशाहिदा किया जो डॉक्टर अग्निशेखर जी ने मुझे उसके लिए प्रेरित किया, और उसमें पीएन शाद साहब की मैंने एक कविता ऐड की, और उसको हमने फिर रिलीज ऑनलाइन किया कोविड की वजह से। तो पीएन शाद जी के बारे में मैं जानना चाहता हूं, और जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, आप उनके बारे में भी कुछ खास बातें जो पीएन शाद जी की वो बताइए। जी, शाद साहब के साथ मेरा लिंक बहुत रहा है। जब से मैं फिल्म बनाने बैठा हूँ उनकी, तब से मैं उनका घरेलू संबंध है मेरा उनके साथ। शाद साहब जो है, मैंने उनको पूरी तरह से स्टडी किया है। वो नॉस्टैल्जिया लिखते हैं, वो बिल्कुल नॉस्टैल्जिया लिखते हैं। उनका घर से बिछड़ने का गम मेरे ख्याल में हमसे 2 गुना है, 3 गुना, जी। 3 गुना। गम तो सबको है, लेकिन वो गम, उसी गम को फिर एक्सप्रेस करना, ये आसान बात नहीं है। नहीं है, एक्सप्रेशन देना उसको ये मुश्किल है। उसको एक्सप्रेस करना, अपनी पोएट्री में डालना, उनका उस पर डालना, ये इतना आसान नहीं है। तो उन्होंने जितनी भी पोएट्रीज लिखी है, मोस्टली, एक कविता उन्होंने लिखी है, एक पोएट्री, त बुद्रास, अच्छा। त तबदास। बुद्रास, देन आई लेफ्ट। उसका ट्रांसलेशन गिगू साहब ने किया, प्रोफेसर गिगू ने, बहुतों ने किया, प्रोफेसर गिगू ने साहब ने भी किया। तो वो भी फिल्म में मैंने दिखाया, त बुद्रास। वो यानी उनका इजहार जो होता है, उनका उनका जो ख्याल हमेशा बेंट ऑफ माइंड टुवर्ड्स कश्मीर, चाहे वो कश्मीर से विस्थापन हो, निर्वासन हो, चाहे वो वापस जाने का प्रोग्राम हो, चाहे वो गांव का वो माहौल हो, वो उनका शाद साहब का है। वो यथ कन वो शाद सबन लिखुत तो बुद्रास, क्या यह निर्वासन सती कनेक्टेड? एब्सोल्युटली। तुम वन अकिस जाए कि युथि हसा बह द्रास गांव पे, युथि मे बासो वन नेरुन, मे हसा थो गरस मज हाकल, अच्छा। थोम कुलुफ, कुज करम कमिस ना हवाल, तह पता कमिस करम हवाल। यह पोइट्री मज वोनमुत। सच ए इतना दर्द, इतना यम रुलावन त्यो वन। अच्छा, मे वन तो तुम। जी ब्याक जी चीज जी वन वोनमुत कि सब्जो वोस, सब्जो वोस हसा ओसुम, यह पोइट्री मज तह वोनमुत। जी जी। सब्जो वोस ओसुम, तम्स हसा त्रोम पोशमाल, युथि बह द्रास, तम्स त्रोम तम- गोडि पोशमाल, पत द्रास बह, पत पता तथ क्या गो तमिस। सो सच ए मगर रा, रावल जी, यम जन तुम ये फिल्म बनावा, शूट कर, यम जन तमो ये कविता पर पान, तम वक्त क्या माहौल उस, तम वक्त क्युथ माहौल उस तम वक्त? बह वनो तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या गई। आई वाज हैंडलिंग द कैमरा दैट टाइम। तो अस कोर माना, अस कोर माहौल क्रिएट, पोइट्रिक सेशन माहौल। तथ मज फारूक नाजकी साहब बिहित, तथ मज स्वर्गीय तमिस आश साहब बिहित, तथ मज स्वर्गीय सरूर साहब बिहित, एम एल पंडिता साहब बिहित, वारिया पोइट्स बिहित। माहौल बनो पोइट्रिक माहौल। बह कैमरा हैंडल कर। तो नाजकी साहबन वोन अमिस, तम दित अमिस क्यू, दोपस शाद साहब तुम बोजन पन तो बह द्रास। युथि तो बह द्रास तम गो पे हट। शाद साहब एडवांटेज, तम होट तह बड़ असल मार, बह वन तमिस असल होट। तम मारा गो यह सुरस मज, तो बह द्रास। युथि तम गो 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 गो, पत वोत यह सब्जो बसिस पे। मे आव क्या इंट्यूशन तुथ, क्या बस आई वॉज रनिंग विद द सेम प्रॉब्लम। मेरे दिमाग में भी वही चल रही थी बात, जो सुनने बाकी सुनने वालों में चल रही थी। जी आई महाराज। गॉट सो मच इमोशनल। यह तमन सब्जो वो, मोन कैमरा गो पैन ऑटोमेटिकली टुवर्ड्स फारूक नाजकी's eyes, जी। and you will find in that film Farooq Nazki weeping. ओ, Yes, जरूरी सोच सोच सोन रहन सहन तदनसन। सहन। और आप यकीन मानो कि सराफ साहब कहते हैं आप तो परिपक्व कैमरामैन। जब उसने मेरी वो वीडियो देखा, उन्होंने कहा, हालांकि मुझे दो ही दूसरी फिल्म थी ये,
उन्होंने कहा रॉबर्ट साहब यू आर द वर्सटाइल कैमरामैन। मैंने बोला कैसे? बोलता जी आपने कैसे ये समझ लिया कि अब रोने लगेगा, आपने कैसे फोकस किया? उस हॉल में 99% लोग जो थे वो रोने लगे उस हॉल में, जी जी, जब जब ये ऑब्वियसली। रिलीज। जी जी। और दैट महाराज, सीन वाज, अभी भी आप देखेंगे यूट्यूब पे, दैट्स वंडरफुल, दैट्स जी वंडरफुल। जी, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इम जन सन लेखन वल इम जन वतहाविक तिमो सान खतर यु जन रियल जन तकलीफ गो यु जन दुख गो तथ सह तिमो पन्न लफ्जों सतन बनोमुत लिखमुत। बहुत बहुत जबरदस्त, विंतिश बावन, विंतिश जितने भी बावन। लोग हमसे जुड़े हैं इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, संजय तिकू जी हमारा, वो कह रहे हैं नमस्कार रेस्पेक्टेड अंकल जी, मैं नेत्रा तिकू, मैं ये नेत्रा दिव्या, तिकू आपको नवरात्रा की शुभकामनाएं दे रही हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि रावल साहब ने जो प्रोफाइल फॉर प्रोजनी है ये काम इन्होंने जारी रखा हुआ है। जैसे इन्होंने कहा कि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किया, मैं थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगा। पार्ट 1 में इन्होंने पीएन साहिल के बारे में डॉक्यूमेंट बनाया, पार्ट 2 में पीएन शाद साहब के बारे में इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया। उसके बाद शॉर्ट फिल्म बनाई आशियां, जो कि एक रैग रैग पिकर के ऊपर एक फिल्म थी। और उसके बाद इन्होंने प्रोफाइल फॉर प्रोजनी पार्ट 4 बनाया। एएन वैष्णवी जी, वैष्णवी जी सुन रोल तो सठा सान कम्युनिटी। बालाजी जी, एक एक इससे पहले जिमनी में बोलूं, आशाएं फिल्म जो थी जी जी वो हमने 6 महीने में कंप्लीट की, हालांकि वो 20-30-25 मिनट की फिल्म थी जी आशाएं। और वो हमने जो गांधीनगर के नीचे जो है ना, बाबा 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 पीर बाबा, उसके नीचे जो स्लम एरिया है, तो जी वहां जी पर वो फिल्म बनाई है। तो वहां के जो उस एरिया का जो ये जो था इंचार्ज जो था, वो थे रमन भल्ला साहब, उन दोनों रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर थे वो। जी जी उन्होंने मुझे शूट करते हुए देखा तो वो खुश हो गए, कहते अच्छा आप यहाँ पर मेरे मेरे जोन में। मैं बोला हाँ। तो जब आप रिलीज करेंगे तो मुझे प्लीज बोलिएगा। मैं बोला श्योर सर, आपको बोलूंगा, मैं आपको इनवाइट करूंगा। तो जब ये जो फिल्म है जब रिलीज हो गई, तो उस समय उसी दिन श्री श्री जो है ना हमारे जो आर्ट ऑफ लिविंग वाले, हाँ उनको श्री उनको श्री। जम्मू आना था। उनको हम्म, जम्मू आना था, तो उनको रमन भल्ला साहब को वहां पर भी चीफ गेस्ट आना था। तो ही सेड आई डोंट हैव टाइम। मैंने बोला आपकी मर्जी है। बट ही सेट कंप्लीट फॉर 1.5 आवर्स देयर। ओके, तो जब वाज उन्होंने दैट देखा फिल्म। कि मेरे स्लम एरिया का दिखा रहे हैं, तो वो इतना खुश हुए। अच्छा, जब वो अब स्पीच करने बैठे, तो उन्होंने वहीं पर 1.5 करोड़ रुपीस ऑफ फंड्स इनके लिए, स्लम एरिया के लिए रखे। क्योंकि मैंने उनमें रिलीज। लिखा था, उनमें दिखाया था कि बच्चों की एजुकेशन के बारे में, बच्चों के इसके बारे में, छत के बारे में, छप्पर नहीं है। तो सबने मुझे कॉन्ग्रेस किया कि आपकी वजह से। मैंने बोला नहीं, अभी पॉलिटिशियन है, कोई पता नहीं इनका। जब मैं 3 महीने के बाद वहां जाता हूँ, तो वहां पे सब कुछ फिट फाट, सब कुछ काम हो गया है। चलो, वहां पे हर कुछ में है, एजुकेशन का ये आशा है। और फिर आशाएं जो है, फिर जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में नॉमिनेट हुई थी 2011 में। यानी कि क्या आपने यानी कि आपने उस कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा जो रीजन था वो बना, और उस कम्युनिटी में वो वहां ये पे हो गया था। सिचुएशन। जी जी, मेरा इंटेंशन नहीं, ये नहीं था कि मैं गवर्नमेंट तक पहुंचा हूँ। ये तो जी हो गया बाईपास। उस वक्त वो रिहेबिलिटेशन मिनिस्टर थे, तो वो उन्होंने किया। और उनका अपना एरिया था, तो शायद उनको उसकी वजह से उन्होंने किया। तो नाम तो मेरा लग गया कि आपने फिल्म दिखाई, तो ये हो गया। जी जी, आगे आगे रावल जी, मैं आगे चलने से पहले मैं यहाँ आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमने आपके कुछ काम के बारे में बात की, अभी हमें कुछ काम के बारे में बात करनी है। देखते हैं कि हमारे पास आज समय कितना बचता है, हम उस विषय में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो भी काम आपने आज तक किया, और ये भी मैं कहूं कि अभी रावल जी का जो आने वाला सेशन है वो है प्रोफाइल फॉर प्रोजिनी 7, उसके बारे में आप हमें बताएं, ताकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो कनेक्ट करें और उनको पहले एडवांस में पता हो कि रावल जी जो कमिंग, जो रिलीज करने वाले प्रोजेनी है, उसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जितना भी आपने काम किया है, दिल में जो खुशी आपको मिली है उसको आप किन शब्दों में इजहार करेंगे। मैं तो एक्सप्रेसिव नहीं, भरत जी। ये चीज वो है
कि मेरे चेहरे से ही पता चलता होगा कि हाउ सेटिस्फाइड आई एम। सबको मेरे चेहरे से यही पता चलता है कि ही इज क्वाइट सेटिस्फाइड, यस आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद माय वर्क। तो इसलिए इसमें इट कांट बी एक्सप्रेस्ड माय हैप्पीनेस। I'm sure when I will go from this world, I'll be very happy because I'll be very contented. जितना मेरे नसीब में काम लिखना था वो मैंने कर दिया, वो मैं खुश हूँ। और भी आगे जितना लिखा होगा वो मैं कर दूंगा। इसलिए I remain happy always in every condition, जैसे भी कंडीशन हो, because my work is focused. It's all focused, channelized. जैसे मैंने आपको भी कहा ना, कनपटी, घोड़े जी की जी। कनपटी, वो चलता है। वो इसलिए मैं देखो, हमेशा खुश रहता हूँ अपने काम से खुश आपने रहता हूँ। आपने हमारा खुशी की बात की है, और हम आपके जो अंडर आप जो एडिट आप कर रहे हैं, जो आपका प्रोजेक्ट है जिसको आप रिलीज करने वाले हैं, उस पे बात करने से पहले हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस जितने भी हमसे जुड़े हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि रावल जी हमें कुछ अपने मुख से सुनाएं। तो आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं मैं, आप क्या सुनाना चाहेंगे? चाहे बिना ट्रैक के सुनाएं, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल के करीब है, वो हमारे भी दिल के करीब। सबसे जो फेवरेट मेरा है सिंगर वो है मुकेश जी। जी मुकेश जी मेरे फेवरेट सिंगर रहे हैं और आगे भी रहेंगे। गाता तो मैं बहुत कुछ हूँ इधर उधर का, लेकिन मुकेश जी गाता अच्छा लगता है। उनके गाने, उनके लिरिक्स लकीली अच्छे। उन्होंने एक गाना गाया, लोरी ही कहते हैं इसको। उनका एक दो तीन सेंटेंस सुनाऊंगा मैं आपको, ज्यादा मुझे लिरिक्स नहीं जी, याद है। प्लीज प्लीज। राम करे राम करे सा हो जाए मेरी निंदिया तो लग जाए मैं गाऊं तू सो जाए मैं गाऊं तू सो जाए हो राम करे सा हो जाए मेरी निंदिया तो लग जाए मैं जागूं तू सो जाए मैं जागूं तू सो जाए हो। बस बहुत खूब, बहुत। और आपने जो एक्सप्रेशन चेहरे का, वो एग्जैक्टली वही दिया जो शब्द थे। और डेफिनेटली जब हम दिल से गाते हैं तो ये सारी चीजें आती हैं। दिल से जो भी गाना, जो भी काम करता हूँ, जैसे मैंने आपको कहा, हकीकत यही है कि मैं दिल से करता हूँ। बहुत खूब, हकीकत बहुत खूब महाराज। यू आर इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस, स्पेशली फॉर मी। बहुत 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 शुक्रिया। और जब आप इतना सारा काम करते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूं कि कम से कम यहाँ दूर कश्मीर से, जम्मू से दूर बैठ के मैं कम से कम आप सब लोगों को एक जगह पर लेके आऊं और हम उन बातों पर गौर करें जो हम सबके लिए जरूरी है। और आज के डेट में हमारे बच्चे पूरे विश्व में है, कोई इंडिया में ही अलग अलग जगहों पर है, कोई यूएस में है, कोई बाहर है, कोई कहीं है। तो हम सबको ये चीज तो जोड़ना पड़ेगा अपनी जिंदगी के साथ कि जो संस्कार हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए, उन संस्कारों को हम अपने बच्चों तक लेके जाए। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं इस आखिरी सेशन में रावल जी आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपका प्रेजेंट प्रोजेक्ट अंडर प्रोसेस है जिसको आप तैयार कर रहे हैं, आप कृपया उसको विस्तार में बताएं। और ये भी बताएं कि कब तक आप उसको रिलीज करें, ताकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं वो भी अपनी राय उसको दी, अपने प्यार दें। और मैं सबको कहूंगा कि बड़ी मेहनत से रावल जी जब किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं, जब वो हमारे पास पहुंचता है, हम एक चीज तो जरूर कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया पर रुक के, मिल के सब उसको वायरल कर सकते हैं, ताकि लोग हमारे बारे में, हमारी कम्युनिटी के बारे में जाने। और क्या पता किसकी जिंदगी में वो काम आए और उसकी जिंदगी बदल जाए। जैसे रावल जी ने कहा पापा जी के बारे में, उन्होंने एक ऐसा काम दिया इनको जिस वजह से रावल जी ने बहुत सारे लोगों को जोड़ा। और आज रावल जी के पास एक एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें वो उनके बारे में, उन सब के बारे में बात भी करते हैं, और हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स है। ये शो खत्म होने के बाद आप उन फाइल्स को देख सकते हैं। और यहां मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा रावल जी, जो आपका आपने टीजर रिलीज किया है करंट प्रोजेक्ट का, उसमें एक बहुत ही कमाल की आवाज है जो रेडियो वितस्ता की आत्मा है।
और वो है रमेश मराठा जी। और रमेश मराठा जी के बारे में आप हमसे ज्यादा जानते हैं, तो क्या कहते हैं आप रमेश मराठा जी के बारे में, और जो आपका ये वाला प्रोजेक्ट है इसके बारे में विस्तार से बताएं। मैं तो धन्य हूँ, मैं तो धन्य हूँ रमेश जी को मिलने के बाद। रमेश जी 2000 शायद 2015 की 16 था, उनका कोई फंक्शन चल रहा था, तो वो एंकरिंग कर रहे थे कहीं पर हॉल में। तो मैं सब भूल भाल के, जितने भी जो भी प्रोग्राम था वो सब भूल करके, मैंने जब उनका एंकरिंग का पार्ट खत्म हो गया, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे से बात करें। तो जब वो मेरे साथ बात कर रहे थे, वो कहने लगे आप कौन है। मैंने बोला मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ मैं, आप बोलते रहे। वो बोलते रहे, मैं सुनता रहा। तो इतने में फिर उनसे मुलाकात हो गई। फिर मैंने उनको कहा कि रिक्वेस्ट किया कि आप व्यर्थ का फंक्शन आप कोऑर्डिनेट कीजिए। जी तो महाराज। उन्होंने मेरे व्यर्थ के, तब से 2017 से मेरे ख्याल में वही करते आ रहे हैं, व्यर्थ का कोऑर्डिनेट करते हैं। उनकी जी ये जी जादू आवाज, ये मैं समझता हूँ कि ये दिस गिव्स लाइफ टू द होल प्रोग्राम। चाहे वो फिल्म हो, या चाहे वो आपका कोई भी ऑडिटोरियम में ये हो, ये उसको जिंदा बनाता है, एक प्रोग्राम को जिंदा बनाता है, एक जीता जागता नमूना बनाता है। इसी तरह उन्होंने जो मेरी लास्ट इस वक्त लेटेस्ट प्रोजेक्ट है, उस पर भी नरेशन उन्होंने लिखी है, खुद खुद ही, और नरेट भी खुद ही किया, वॉइस ओवर। अच्छा, स्क्रिप्ट उन्होंने भी लिखा है? स्क्रिप्ट उन्होंने ही लिखा, रमेश मराठा जी ने। मैंने जी सिर्फ उनको डिटेल्स दे दिया अबाउट द सब्जेक्ट, जी जी ये सब्जेक्ट है, आप इस पे बना दीजिए। तो उन्होंने नरेशन, खुद स्क्रिप्ट लिखा, खुद नरेट किया, खुद रिकॉर्ड किया, और खुद मुझे भेजा। दिस इज सो ग्रेट। और वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ही इज वेरी पायस, बहुत ही शानदार इंसान है, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन। तो कोई कोई जोड़, बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत कम ऐसे लोग। जी जी। वो हमारे रेडियो वितस्ता के साथ जुड़े हैं, और हम मानते हैं कि जो उनकी सोच है, अगर हम उस सोच के आधार पर चलें, और जैसे वो शुक्रिया जिंदगी कहते हैं, तो शुक्रिया जिंदगी हमने रेडियो वितस्ता का थीम बनाया है, और आने वाले दिनों में वो हमसे भी यहाँ पर भी होंगे, और आपके साथ तो है ही हैं। और मैं चाहूंगा कि जो रमेश मराठा जी की जिंदगी है, मैं चाहूंगा कि रावल जी उनकी जिंदगी को भी हमारे साथ साझा करें एक बिल्कुल डॉक्यूमेंट के माध्यम से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर करेंगे। हम मैं तो इसी की ताक में लगा रहता हूँ कि किसको हम कैच करें, किसको जी हम जी। कैच करें, जितनी जल्दी हो सके वो हम कैच करेंगे जरूर, डेफिनेटली। महाराज, जो अब अंडर प्रोसेस आपका प्रोजेक्ट है प्रोजिनी, तो आप प्लीज उसके बारे में बताएं, ताकि आप कब तक उसको रिलीज करेंगे, ताकि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, जब आप रिलीज करें तो वो उसका अपना प्यार दें। भरत जी, जो मेरा प्रोजेनी 6 था, वो था पंडित जैन कोर्ट पे, वो भी तैयार है, अभी मेरे लाइब्रेरी में पड़ा है। इट वाज टू बी रिलीज ऑन 4th of April। अच्छा, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, क्योंकि वो होना था वहाँ पे अपने गुलशन ग्राउंड, जो ऑडिटोरियम, पुलिस ऑडिटोरियम है, खुदा साहब ने उस हॉल को भी बुक किया था इसी के लिए, लेकिन पेंडेमिक की वजह से वो हो नहीं पाया। तो इस बीच में मैंने कहा कि ऑनलाइन एक मैं शुरू ये करूँ रिलीज। तो मैंने पंडित वीरेंद्र पटवारी, जो एक नामी ग्रामी एक पोएट हैं, एक जी जी अफसानाकार हैं, फिल्म मेकर हैं, जी। फिल्म मेकर हैं। तो आज खैर उनकी सेहत आजकल ठीक नहीं है, तो उम्र रसीदा भी है, तो इसलिए मैंने उन पर जो है वो एक फिल्म बना दी है। ये करीब 30-35 मिनट की एक कंपैक्ट डिस्क प्रोग्राम है, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री है, जिसका कि अभी टीजर मैंने रिलीज किया था। अभी आने वाले दिनों में, मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीक में मैं इसका जो है विमोचन कर दूंगा। और मैं मैं चाहूंगा वही वही अपने हाथों से ही, वीरेंद्र पटवारी जो है, अपने हाथों से ही वो उसको इसका विमोचन करे, और मेरी चाहत यही है। मैं और पूरा जरूर मैं जरूर रावल जी को आपको ये कहूंगा कि जब आप उसको रिलीज करेंगे, आप कृपया उसका हमारे तक भी लिंक पहुंचाएं, और हम भी कोशिश करें बिल्कुल कि हम उसका प्रचार बिल्कुल प्रसार जो है वो रेडियो वितस्ता के जो हमारे सोर्सेज है उन पर भी करेंगे। और यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो वीरेंद्र पटवारी जी हैं, जब वो कुछ साल पहले इजिप्ट में रहते थे, तो मैंने उनसे संपर्क साधा था फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से, और उनकी एक किताब मैंने पढ़ी थी जो केमू साहब ने मुझे दी थी शायद। और वो पढ़ने के बाद मैंने उनसे इजाजत मांगी थी कि अगर मैं प्ले में इसको यूज करूं तो आप क्या मुझे इजाजत देते हैं। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देके ये कहा था कि आज के बाद आपको मैं ऑथराइज करता हूं, मेरी कोई भी किताब अगर आपके पास आती है और आप उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सच ए ग्रेट पर्सन, और आपने भी बहुत अच्छा काम किया है उनके लिए, और आप ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, और हम
रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप सेहतमंद रहें और आप ये काम करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दर्शकों का और सुनने वाले लोगों का, जो कि इतना टाइम मेरे साथ रहे। आज के जमाने में इतना टाइम देना बहुत ही मुश्किल है। अभी हम तो आपको जाने नहीं दे रहे हैं रावल जी। अभी आखिरी सेशन पड़ा है। हम जी जी इस जो हमारा ये शो है इसको हम समापन करते हैं, हमारे जो देश के जवान हैं उनको जी समर्पित करते हैं। हम अपने प्रेम, अपना प्यार और अपना साथ उनको बताते हैं कि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, हम उनको नमन करते हैं और हमेशा उनको याद रखते हैं। और जो लोग इस समय बॉर्डर्स पे और देश की रक्षा करते हैं, उनको हम इस शो के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप के साथ पूरा देश, हमारे परिवार हमेशा है। और इस प्रोग्राम की एक प्रथा है कि हम उनके लिए कुछ गीत गाते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं। और अगर वीरेंद्र रावल जी हमारे साथ है तो हम चाहेंगे उनके मुख से उनके लिए एक आपका संदेश हो और आप गा के उनको कुछ सुनाए, ताकि उनको ये विश्वास हो कि सारे लोग, सारा भारतवर्ष हमारे साथ है। जी, मेरा सौभाग्य है, मेरे लिए प्लीज। सौभाग्य। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां से कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और पूरे पड़े, बढ़ता ही रहे और पूरे पड़े। बस। बहुत खूब हमारा रावल जी, बहुत खूब। आज का ये जो सेशन था, इस सेशन में अंत में हमारे साथ अंबाला से डॉक्टर विनय कुमार मल्होत्रा जी जुड़े हैं। वो कह रहे हैं वेरी गुड सिंगिंग बाय रावल जी। कामिनी कोल जी जुड़ी हैं, वो कहते हैं मेरा भारत महान। और बहुत सारे लोग जुड़े हैं और एक बार मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और स्पेशली रावल जी आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। आपने मेरे कहने पे हाँ किया और आप आपने जो मुझसे इस वक्त लास्ट का जो ये जो 2-3 लाइनें गंवाई, तो उससे थोड़ा सा मैं और ज्यादा भावुक हो गया। ये मेरे पटवारी साहब ऑनलाइन सबसे इम्पोर्टेंट वीरेंद्र पटवारी जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। पहले रावल जी मैं बात करूं वीरेंद्र जी से। वीरेंद्र जी आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं भारत सोपोरी बहुत साल पहले मैंने मैसेंजर्स पे आपसे बात की थी। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रावल जी। आपके बारे में जो उन्होंने फिल्म बनाई, हमें उम्मीद है कि जल्दी हम उसको देखें और आप अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। रावल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में आने के लिए। और ये सीरीज शुरू अब हमने की है। आने वाले दिनों में मैं आपसे एक और सेशन करूंगा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पापा जी के बारे में बात करेंगे, हम उनके बारे में जानेंगे। आपको माइंड ब्लोइंग, अगर आप पूरा सीरीज भी उनके बारे में मुझसे पूछेंगे ना, तो मैं आपको इतना बता, एक भंडार बना है, एक पूरा लाइब्रेरी है मेरे जहन में। और जी जी सबसे बड़ी बात यह है कि मिरेकल्स, जी जी प्रैक्टिकल मिरेकल्स जिसको कहते हैं, हम करेंगे, अलग से उनके लिए एक प्रोग्राम करेंगे। और इस समय जो मेरा समय है प्रोग्राम का वो समापन की ओर है, समाप्त होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और रेडियो वितस्ता परिवार की ओर से आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप अच्छे रहें
और बहुत जल्दी हम मुलाकात भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। थैंक यू।